हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका समग्र पीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को जैसा पता है कि हम एमपीपीएससी पीवाईक्यू देख रहे थे, जिसमें हमने 2025, ठीक है, 2024 और 2023 के जो पीवाईक्यू हैं उनको देख लिया था। ठीक है, मतलब इन वर्षों में जितने भी पीएससी ने पेपर लिए हैं उन सभी को देख लिया था। अब हमें आज देखना था 2022 में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसको। ये जो पीवाईक्यू हैं ये एमपीपीएससी की आने वाली सभी एग्ज़ाम जितने भी पीएससी को आगे लेना है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, प्रीलिम्स 2026 हो या और दूसरे एग्ज़ाम, ठीक है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो हमें 2022 का पेपर देखना है। इसका भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है किस तिथि को शुरू हुआ था। तो ये पीएससी ने क्वेश्चन को डिलीट किया है, ठीक है, और बहुत से सोर्सों में क्या मिलता है, 9 अगस्त मिलता है। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। यह पंक्तियाँ किसने लिखी हैं। तो किन्होंने लिखी हैं, ये कबीर जो कवि हैं उन्होंने लिखी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 में किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उस समय नील की खेती किस नाम से जानी जाती थी। तो जानी जाती थी तिनकठिया प्रथा के नाम से। ठीक है, तिनकठिया प्रथा क्या होता था कि 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी। जो परमहंस मंडली है इसकी स्थापना किस राज्य में हुई थी, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखते हैं, तहकीक हिंद। तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन है। तो तहकीक हिंद है कौन से किसने लिखी थी, अल बरूनी ने। ठीक है, किसने लिखी थी, अल बरूनी ने। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये भी हुई थी आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार अलवार और नैनार संतों की संख्या क्या थी। जो अलवार और नैनार संत थे इनकी संख्या क्या थी, तो 12 थी अलवारों की और 63 थी नैनारों की। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। संताल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। संताल विद्रोह हुआ था तो सिद्धू तथा कान्हू इसके नेता थे। ठीक है, प्रमुख नेता। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं। तो बौद्ध गुफाएं स्थित कहाँ नहीं हैं, तो ये नहीं है आपके सांची में भी नहीं है, ठीक है, और वलसार में भी नहीं है, और हैं कहाँ पे, बाघ में भी है, अजंता में भी है। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों इसके राइट आंसर थे। ठीक है, ऑप्शन सी और डी। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो निर्मल वर्मा पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दिया जाता है भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के अशोक एवं उसकी दो रानियों के बोधि दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्राओं का अंकन मिलता है। तो वो कौन सा ऑप्शन है, सांची। ठीक है, जो सांची में स्तूप बना है उसके तोरण द्वार पर लिखा हुआ है कि अशोक और उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष जो तीर्थ यात्रा है उसका अंकन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, शहादत खां और वंश गोपाल का संबंध किस स्थान से है। तो देखो ये स्वतंत्र सेनानी हैं, इनमें भागीरथ सिलावट, शहादत खां और वंश गोपाल, ये इंदौर क्षेत्र में इन्होंने क्रांति की थी। कहाँ की थी, इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, 2 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगदेव और उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है। तो वो कौन सा लेखक है, अरबी लेखक जिसने कलचुरी शासक गांगदेव और उसकी राजधानी जो त्रिपुरी है, ठीक है, इसका उल्लेख किया है। तो वो है अल बरूनी। ठीक है, कौन है, अल बरूनी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखो, तो प्रेमचंद्र सृजनपीठ कहाँ पे है, तो ये आपके उज्जैन में। ठीक है,
मुक्तिबोध कहाँ है? मुक्तिबोध है सागर में, ठीक है। साकेत रामायण कला संग्रहालय कहाँ है? ओरछा में, ठीक है। ये जो तुलसी शोधपीठ है ये कहाँ है? ये आपकी चित्रकूट में है, ठीक है, भोपाल में नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर होगा। धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? जो धर्मराजेश्वर स्मारक है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके दसपुर से, ठीक है। कहाँ से? दसपुर से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ थी? तो ये थी मेघालय में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार थी और अभी भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2025 में देखो आया भी है, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन 2025 में दोबारा आया है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पर नदी कौन सी है? मेकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती? जो मेकांग नदी है कहाँ बहती है? दक्षिण पूर्व एशिया में। तो ये कहाँ से नहीं बहती? तो ये बांग्लादेश से नहीं बहती, ठीक है। बांग्लादेश से नहीं बहती, कहाँ से बहती है? कंबोडिया से बहती है, वियतनाम से बहती है और लाहौस से, ठीक है। इसमें पूछा था नहीं, तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर, जो महिला साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है? तो देखो वो है मिजोरम में, ठीक है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर अधिक है? मिजोरम में, ठीक है। यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछे कि किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की जो साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वो है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है। फीमेल में ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुछ कथन दिए गए हैं, तो लौह अयस्क के संबंध में देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारे देश में हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं, तो बिल्कुल सही है। जो भारत है उधर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के अयस्क मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, इतना नहीं है। आगे देखते हैं, कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। जो कर्नाटक में बेल्लारी है ये लौह अयस्क यहाँ पे मिलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो मयूरभंज है, ठीक है, जिला है उड़ीसा का, तो यहाँ भी लौह अयस्क मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका गलत ऑप्शन है, और इसमें पूछा था नहीं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में ही आ चुका है, ठीक है, 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो 2020-21 में पूछा था, तो कौन था? गुजरात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एटलस पर्वत जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो एटलस पर्वत है आपके अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? जो सुंदरवन हैं वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो तटीय या ज्वारीय वन, ठीक है, तटीय या ज्वारीय वन सुंदरवन में पाए जाते हैं। 90 ईस्ट रिज, ठीक है, जिसे 90 डिग्री पूर्व रिज कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? जो 90 ईस्ट रिज है वो कहाँ है? वो हिंद महासागर में है, ठीक है। कहाँ है? हिंद महासागर में। भारत में पवन ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, तो ये बिल्कुल सही है, वृद्धि हुई है, ठीक है। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है, तो ये बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जो गुजरात में है वो कुल देश की लगभग 22% की क्षमता रखता है। वो वर्ष 2021 में तमिलनाडु की कुल पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल जो क्षमता है उसकी 24% थी, तो देखो ये भी सही है, ठीक है। और पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, तो ये गलत है, ठीक है, तीसरा स्थान नहीं है। मैं ये भी 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध या लैंडलॉक कंट्री नहीं है? तो लैंडलॉक कंट्री कौन नहीं है? तो देखो भूटान तो है, ठीक है, लाओस भी है, नेपाल भी है, थाईलैंड नहीं है, ठीक है। थाईलैंड लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री से मतलब क्या है कि जिसके चारों ओर समुद्र या एक भी ओर या दो
कुल मिला के मतलब ये है कि जो भी देश, ठीक है, उससे समुद्र से टच नहीं हो रहा है, ठीक है, वो लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किस में हैं? मैग्नीज के बड़े भंडार कहाँ हैं? बालाघाट में, ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में, बालाघाट में। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखो ये क्वेश्चन 4 एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ठीक है, हम अभी PYQ देख रहे हैं, तो आपने गौर भी किया होगा, ये जो एक क्वेश्चन हमें कई बार मिल चुका है, ठीक है। तो देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो वो है आपका डिंडोरी, ठीक है, डिंडोरी है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इनको देखना है, ठीक है। तो बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, तो उर्वरता ज़्यादा नहीं रहती इसकी, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक, उत्तर पश्चिमी भाग है जो मध्य प्रदेश का, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी 3 एग्जाम में आ चुका है। PYQ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो देखो, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है, ठीक है, तो देखते हैं, तो बिल्कुल हो जाता है, ठीक है, जो उत्तरी भाग का तापमान है दक्षिण की तुलना में क्या रहता है? कम रहता है। और राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी राज्य है, यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, ठीक है, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका। और सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है, तो ये भी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये दोस्तों एक क्वेश्चन भी 2 एग्जाम में आ चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 31 नंबर का। बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो बीना किसकी सहायक नदी है? तो बीना सहायक है बेतवा नदी की, ठीक है, किसकी है? बेतवा नदी की। ये भी एग्जाम में ADPO के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अखरानी एवं मथुआर पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो अखरानी और मथुआर पहाड़ियों के मध्य कौन सी नदी ने बनाई है? तो ये बनाई है नर्मदा नदी ने, ठीक है, किसने? नर्मदा नदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो जो 4 जिले दिए गए हैं, तो सबसे अधिक वर्षा कौन प्राप्त करता है, ठीक है, तो वो कौन करता है? मंडला जिला, ठीक है, मंडला जिला। ये क्वेश्चन भी 2 एग्जाम में आया हुआ है। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से पूछा है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे है? वो है श्योपुर में, ठीक है, कहाँ है? श्योपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन है? ये क्वेश्चन भी आपको कई बार मिल चुका है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुएं और ट्यूबवेल, ठीक है, क्या है? कुएं और ट्यूबवेल। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उनको देखना है, ठीक है। लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में तीसरा स्थान है, तो देखो तीसरा स्थान नहीं है, ठीक है, तो एक ऑप्शन गलत है आपका, तो एक सही नहीं है पूछा, तो ऑप्शन यही इसका सही हो जाएगा। लेकिन हम इसके चारों जो ऑप्शन हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव हैं, तो बिल्कुल सही है। और कौन से कथन देखते हैं, यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है, तो बिल्कुल सही है। और छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, कुछ सिंचाई परियोजनाएं दी गई हैं और जिला, ठीक है, उनमें गलत छांटना है। तो बारना जो सिंचाई परियोजना है रायसेन में है, बिल्कुल सही है। कोलार ये सीहोर में है, ठीक है। ये सुख्ता कहाँ है?
ये सूखता है आपके खंडवा में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुनासा कहाँ है? खंडवा में। ठीक है, ये भी प्री परीक्षा में पहले क्वेश्चन आ चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, आधिकारिक तौर पर भूरसिंगा बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने भूरसिंगा बारहसिंगा को अपना एक शुभंकर घोषित किया है? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। ठीक है, सरला ग्रेवाल। आगे देखते हैं हम 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो मध्य प्रदेश में यदि किसी ग्राम की जनसंख्या 1000 है, ठीक है, तो उसे ग्राम पंचायत घोषित किया जा सकता है। तो ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में 3 बार हुआ है राष्ट्रपति शासन लागू। ठीक है, तब सीएम कौन थे वहाँ पे? पहली बार थे देखो श्यामाचरण शुक्ल। ठीक है, दूसरी और तीसरी बार कौन थे? सुंदरलाल पटवा। ठीक है, तो ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो कौन करेगा? हम सभी ऑप्शन देखते हैं। तो मंत्री गृह विभाग, ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री, मंत्री वित्त विभाग और मंत्री संसदीय कार्य विभाग। तो मुख्यमंत्री द्वारा जिसका नाम निर्दिष्ट करेंगे मुख्यमंत्री, उसी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके रविशंकर शुक्ल। ठीक है, कौन थे? रविशंकर शुक्ल। आगे बढ़ते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्य मानवाधिकार आयोग हैं, इनके सदस्यों के लिए नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होती है। ठीक है, तो समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो करते हैं आपके मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष रहते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो जो मध्य प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसमें कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। तो मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। तो बिल्कुल करता है। ठीक है, आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, और यहाँ पे दोनों कथन चूंकि सत्य हैं, तो ऑप्शन पीएससी ने इसको दोनों ही राइट माना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम 47 क्वेश्चन, संघ तथा राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग है, इनका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इनका प्रावधान कहाँ है? ये है आपके अनुच्छेद 315 में। ठीक है, जो यूपीएससी और जो स्टेट सर्विस के लिए आयोग है, 315 में इसकी व्यवस्था की गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ निर्दिष्ट हैं? जो कैग है, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी सेवा शर्तें वेतन और सेवा शर्तें कहाँ पर निर्दिष्ट हैं? तो एक कहाँ पे हैं? तो द्वितीय अनुसूची में इसकी सेवा है। ठीक है, और भारत के संविधान में। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो अस्तित्व में कब आया था? अस्तित्व में आया था 1 फरवरी 1994 को। ठीक है, कब आया था? 1 फरवरी 1994 को। लेकिन दोस्तों ये पीएससी ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। क्यों कर दिया था? आपने अगर पहले वीडियो देखे हैं तो उसमें भी मैंने बताया था कि देखो ये गठित कब हुआ था। तो गठित हुआ था एक्चुअली में 1 फरवरी 1994 को। ठीक है, लेकिन अस्तित्व में कब आया था? अस्तित्व में आया था 15 फरवरी को। ठीक है, कब आया था? 15 फरवरी को। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन पीएससी ने डिलीट किया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, और अध्यक्ष कौन रहता है? तो अध्यक्ष रहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, इस पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो के संथानम कमेटी थी, इन्होंने सिफारिश की थी, इस वजह से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? ठीक है। तो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त कौन नहीं हो सकता है? तो वो नहीं हो सकता है राज्य के विधानमंडल का सदस्य। ठीक है, राज्य के विधानमंडल का सदस्य जो आपका सूचना आयोग है उसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं हो सकता। अध्यक्ष को क्या कहते हैं इधर? मुख्य सूचना आयुक्त, और जो आयुक्त सदस्य रहते हैं उनको राज्य सूचना आयुक्त कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों देखो, ये 2021 में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2025 में भी आया है, वो अभी हम 2022 का पेपर देख रहे हैं, तो 2022 में तो आया ही है। ठीक है, 3 बार क्वेश्चन आया है 5 साल के अंदर, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन है रिपीटेड होते रहते हैं। तो पूछा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन से आर्टिकल से इसका गठन हुआ है? तो हुआ है आपके 338 से। ठीक है, अनुच्छेद 338 से। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री गणेश देव मावलंकर। ठीक है, ये प्रथम अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 72। ठीक है, कौन सा है? अनुच्छेद 72। आगे बढ़ते हैं हम। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? ठीक है, एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाइयों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कथन कहा था मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो अनुच्छेद 61 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पीएससी की परीक्षा में आ चुका है पहले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 222। ठीक है, 222 के तहत वो स्थानांतरित कर सकता है। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो ये किया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। जो 91वां संविधान संशोधन है ये किस लिए हुआ था? तो ये हुआ था जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो वो कौन सा अधिनियम था? तो वो था 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसके माध्यम से द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखते हैं, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, पंडित डीपी मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के प्रमुख संपादक थे? तो वो कौन सी पत्र था? समाचार पत्र। तो वो था लोकमत। ठीक है, कौन सा था? लोकमत। ये क्वेश्चन भी देखिए 2 एग्जाम में आ चुका है, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 में और शाखा अधिकारी या संपदा प्रबंधक अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी 2021 में, उन दोनों में क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास और केले के उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है?
बुरहानपुर। ठीक है, कौन है? बुरहानपुर। ये भी 2024 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ देखना है, कौन है? तो देखो, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, तो ये तो लाभ नहीं लग रहा। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन, माल की उपलब्धता में कमी। ठीक है, तो ये भी है। औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। तो माल की उपलब्धता में कमी आएगी जब औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ विदेशी व्यापार होगा। ठीक है, आर्थिक विकास में कमी या उच्च बेरोजगारी दर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा मुझे लग रहा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास का लाभ है, व्यापार का लाभ दोस्तों। हाँ, एक मिनट। जैसे इधर पूछा था कि कौन सा विदेशी औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है, तो क्या होगा कि स्पर्धा बढ़ेगी। ठीक है, जो बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा है ये इसका लाभ है। ठीक है, माल की उपलब्धता में कमी, ये नहीं होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आर्थिक विकास में कमी आएगी, जब विदेशी व्यापार बढ़ेगा तो आर्थिक विकास में कमी कैसे आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, उच्च बेरोजगारी दर, ये भी नहीं होगा क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो रिजर्व बैंक है आरबीआई। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ठीक है, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहते हैं? जो एटलस और अक्ष के मध्य पाया जाता है उस जोड़ को क्या कहते हैं? सिनोबियल जोड़। ठीक है, सिनोबियल जोड़ कहते हैं उसको। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी वैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? सूखा प्रतिरोध के लिए, कीट प्रतिरोध के लिए, जीवाणु प्रतिरोध के लिए या फफूंदी प्रतिरोध के लिए? तो ये किया गया था आपके कीट प्रतिरोध के लिए। ठीक है, कीट प्रतिरोध के लिए बीटी वैगन का विकास किया गया था। मनुष्यों को निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? तो वो कौन सा विटामिन है? तो वो है विटामिन के। ठीक है, जिसके माध्यम से खून का थक्का जमता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ये है आपके भोपाल में। ठीक है, जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है कहाँ है? भोपाल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा तथा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि एक मान लीजिए कि एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, और ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है, दो पारिस्थितिकी तंत्र हो गए। ठीक है, तो जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, दोनों का संक्रमण क्षेत्र, एक किस नाम से जाना जाएगा? इकोटोन। ठीक है, इकोटोन के नाम से होता है वो। ठीक है, वो क्षेत्र क्या कहते हैं उसको? इकोटोन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तो जैव विविधता का तप्त स्थल कौन कहलाता है? पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ पे जो जैव विविधता है वो सबसे अधिक है। वायु की गति का मापन किया जाता है, तो वायु की गति का मापन किसके द्वारा होता है? एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति का मापन होता है। कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में एटाई रोग करता है? तो वो कौन सा प्रदूषक है? ठीक है, जो मनुष्यों में एटाई रोग करता है, तो वो है आपका कैडमियम प्रदूषण। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण से क्या होता है? मनुष्यों में एटाई रोग हो जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो वो जो FSI के खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण 2006 के कुछ नियम हैं, उसके तहत वो कौन सा चिन्ह है जिन्हें सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो वो है आपका FPO। ठीक है, FPO है। आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? जो आयुष है ये किसका संक्षिप्त रूप है? तो देखो, ए से होता है आयुर्वेद, वाई से होता है योग। ठीक है, और योग और प्राकृतिक चिकित्सा। ठीक है, वाई से। यू से होता है यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा कथन स्थान है? ठीक है, तो कोयले के सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का स्थान है चौथा। ठीक है, ये सकल उत्पादन में है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना अंतर्गत महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो जब शुरू हुई थी तब 1,000 रुपये प्रदान किए जाते थे। ठीक है, फिर कुछ समय के लिए 1,250 हो गए और अभी वर्तमान में कितने हैं? 1,500 रुपये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? जो FAO है, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में। ठीक है, कहाँ है? रोम में। 2017 से प्रारंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? जो सौभाग्य योजना है किस मंत्रालय से संबंधित है? विद्युत मंत्रालय से। ठीक है, विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। वर्तमान में अप्रैल 2023 तक भारत के थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो थल सेना के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? मनोज पांडे। ठीक है, 2022 तक, 2023 तक पूछा था इसमें। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्डिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज अफेंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखना है, ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं कि किन देशों के मध्य हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है, तो ध्यान रखिएगा इसका। तो ये पुणे में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पुणे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था उस टाइम? इंदौर में। ठीक है, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? ठीक है, तो क्वांटम प्रयोगशाला कहाँ बनी है भारतीय सेना की? ये बनी थी महू में। ठीक है, महू जो इंदौर में है, यहाँ पे बनी थी। आगे देखते हैं हम। कुछ हमें देखना था कि कुछ कप दिए थे, ट्रॉफी दी थी, और वो कौन से खेल से संबंधित हैं ये देखना था। ठीक है, तो देखते हैं। रंगास्वामी कप तो पोलो से संबंधित नहीं है। ठीक है, शीश महल ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित थी। यादवेंद्र कप ये हॉकी से संबंधित थी। और रोबर्ट्स कप ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा युग में सुमेलित है पूछा था इसमें। ठीक है, तो कौन से थे वो? ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्ड बॉल का पुरस्कार जीता था? तो गोल्ड बॉल किसे मिली थी 2022 के फीफा विश्व कप में? तो ये मिली थी लियोनेल मेसी को। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ PYQ का मतलब दोस्तों ये है कि आप गौर करें कि ऐसे क्वेश्चन भी बने हुए हैं। ठीक है, इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है, आपको करंट भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था रोमेश पठानिया को। ठीक है, रोमेश पठानिया को मिला था। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की सीमाओं से परे ई-कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो वो कौन सा आयाम सक्षम है? तो वो है देखो विश्वव्यापी पहुंच। ठीक है, देश की सीमाओं से परे के लिए पूछा था, तो विश्वव्यापी पहुंच इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? तो रोबोट का फायदा कौन सा नहीं है? तो हमें ऑप्शन देखते हैं। वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकता है, तो ये तो है। वह नौकरियों को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो नौकरियों को जो विस्थापित है वो तो कर सकता है। ठीक है, तो ये तो फायदा नहीं हुआ। वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वह थकते नहीं हैं और ना ही विश्राम करते हैं, तो यह भी कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है देखते हैं सभी ऑप्शन पढ़ के। सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, स्पष्ट कंटेंट लिखना, छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। ठीक है, तो सोशल मीडिया अनुकूलन का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार प्रसार करना ही इसका अनुकूलन है। ठीक है, सोशल मीडिया का। नेक्स्ट देखते हैं। ई गवर्नेंस का सटीक वर्णन कौन करता है ऑप्शन में से? ठीक है, तो नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना,
तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना और ई वाणिज्यिक या ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। ई शासन क्या है कि जो शासन की सेवाएं हैं, ठीक है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना। तो तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था करना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है? एआई का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है जॉन मैकार्थी को। ठीक है, जॉन मैकार्थी को इसका जनक माना जाता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। तो साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं? देखो, अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा और खतरे की रोकथाम। ठीक है, तो ये साइबर सुरक्षा से ये तीनों आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? तो वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण कौन नहीं है? देखो, एलेक्सा तो है, आपने सुना होगा। ठीक है, सिरी भी है, ये एप्पल का है। कॉर्टाना ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कोर्ट से नहीं है किसी का। ठीक है, आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा है जिससे उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका टनल डायोड। ठीक है, टनल डायोड में गति ज़्यादा तेज रहती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग में पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? तो वो कौन सी तकनीक है? वो है अशुद्धि अंतःक्षेप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होल युग में पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है। तो देखो, एआई के पक्षपात में स्रोत कौन नहीं हो सकता? तो देखो, डेटा हो सकता है, ठीक है, एल्गोरिदम भी हो सकता है और लीक भी हो सकता है। कौन नहीं हो सकता? क्षमता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? जो आनंद सिंह श्याम हैं और धनैया बाई हैं, ये किस कला से संबंधित हैं? तो ये है आपके गौण चित्रकला से संबंधित। ठीक है, किससे? गौण चित्रकला से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो खुटिया पटेल किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सहरिया ट्राइब को। ठीक है, जो सहरिया ट्राइब हैं इन्हें खुटिया पटेल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, आदर के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो ढोकरा कला के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कला बैतूल की भरेवा आदिवासी से संबंधित है, यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, और यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, और सभी कथन सही है। तो देखो, इसमें पीएससी ने 2 ऑप्शन इसके राइट आंसर माने थे। ठीक है, 2 ऑप्शन इसके राइट माने थे, बल्कि इसमें पूछा गया था सही नहीं है। ठीक है, तो पहले 2 ऑप्शन तो इसके बिल्कुल सही थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने जो 2022 का पेपर है वो पूरा देख लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो सच में पसंद आया है तो एक लाइक भी कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।